और अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम एक बस का सीन देखते हैं जिसमें एक बाप बेटी अपने नाना नानी के घर जा रहे होते हैं। उस लड़की के पापा उससे कहते हैं कि उन दोनों से तुम अच्छे से मिलना ना भूलना। और उसी बस में वो 7 स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि स्कूल जा रहे थे। तभी बस का एक्सीडेंट एक कार से हो जाता है जिसमें कार खाई में गिर जाती है और बस एकदम एज पे अटक जाती है। सब लोग उस बस से जैसे भी बाहर निकलने वाले होते हैं तभी फादर उन सबको रोक देता है क्योंकि उसकी बेटी बस के फ्रंट में गिर जाती है जो कि इंजर्ड हो गई होती है। तो फादर कहता है कि वो अपनी बेटी को वहां से उठा लेगा। रियूजी साफ मना करके कहता है कि हम सबको बस से निकल जाना चाहिए और फिर रेस्क्यू टीम का वेट करना चाहिए। लेकिन फादर अग्रेसिव होके ग्लास के टुकड़े से उन लोगों को धमका के कहता है कि अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो वो उसके पैर काट देगा। ये देख के सब घबरा जाते हैं और बस भी हिलने लग जाती है। लेकिन तभी रियूजी फादर को पंच मार देता है और सब तुरंत वहां से निकलने लग जाते हैं। तभी फादर हयाटो के हाथ पकड़ लेता है और जान की भीख मांगने लग जाता है। लेकिन पीछे से यूजुकी अम्ब्रेला से फादर को मार के हयाटो का हाथ छुड़वा देती है और हयाटो उसका हाथ पकड़ के बस से बाहर आ जाता है। और फिर बस का बैलेंस बिगड़ने की वजह से बस नीचे खाई में गिर जाती है। यूजुकी और शियोरी अपने आप को ब्लेम करने लग जाती हैं, लेकिन अकारी कहती है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और अगर हम सब ना भागते तो हम सब भी मारे जाते। तभी क्योसुके उन्हें प्लैंक ऑफ कार्नेट्स के बारे में बताता है जिसके अकॉर्डिंग एक शिप के डूबने की वजह से पानी में लकड़ी के कई पीसेस तैर रहे होते हैं और उनमें से एक ही पीस को 2 लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन वो लकड़ी का टुकड़ा सिर्फ एक ही आदमी का वेट संभाल सकता है। इस सिचुएशन में एक आदमी दूसरे आदमी को पानी में ढकेल देता है और अपनी जान बचा लेता है। वैसे ही अभी हमने उस आदमी पर अटैक करके अपनी जान बचाई है, तो ये एक तरह से सेल्फ डिफेंस ही हुआ। तो इस सिचुएशन में जापानीज लॉ भी हमें दोषी नहीं मानेगा, लेकिन चिंता इस बात की होती है कि सोसाइटी और रिलेटिव्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे और इसीलिए हम लोग किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। हयाटो प्रेजेंट में कहता है कि हमसे लिया जा रहा बदला बहुत ही बड़ा है। उस समय जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट ही था और उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन हम 7 लोगों का अलावा वहां और कोई भी नहीं था। तो उस रैबिट को इसे बताया किसने? ये मत कहना कि हम में से ही किसी ने उसको ये बातें लीक की हैं। फिर रैबिट स्क्रीन पर आकर उनसे आगे बढ़ने को कहता है। हयाटो सोचता है कि हम सबको साथ काम करके यहाँ से निकलना होगा और अभी सब पे डाउट करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे बस जिंदा घर पहुंचना है। फिर हम नेक्स्ट रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे 5 ग्लास के स्क्वायर बॉक्स होते हैं। उन सभी बॉक्स के ऊपर एक होल होता है और छत पे एक बड़ा सा ब्लेड लटक रहा होता है। फिर स्क्रीन पर रैबिट आके कहता है, मैं तुम्हें गेम्स के रूल्स बताता हूँ। यहाँ पे 5 बॉक्सेस हैं। पहले में पिराना फिश है, दूसरे में लार्ज सेंटीपीड्स, तीसरे में शार्प ब्लेड्स, चौथे में गैस बर्नर और 5वां बॉक्स खाली है। सभी बॉक्स के बॉटम में एक बटन लगा हुआ है और इन सभी बटन्स को एक साथ दबाने पे तुम सब पास हो जाओगे। तुम सभी किसी बटन को किसी भी ऑर्डर में दबा सकते हो, लेकिन जब तक लास्ट बटन नहीं दब जाता है तुम सबको चारों बटन्स को दबा के रखना पड़ेगा। तुम लोग बॉक्स को हटा नहीं सकते और कपड़े से अपने हाथ को ढक भी नहीं सकते हो। तुम्हें नंगे हाथ ही बटन्स को प्रेस करना है और अगर बटन्स नहीं दबाए तो रूम में पॉइजन गैस फैल जाएगी और तुम लोग के पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। इतना सुन के सब जल्दी जल्दी फैसला करने लग जाते हैं कि कौन किस बॉक्स में हाथ डालेगा। तभी काजुहिको कहता है कि वो एम्प्टी बॉक्स लेगा, जिसपे क्योसुके कहता है कि रुको, इसमें पक्का कोई ना कोई रैबिट की चाल जरूर होगी। लेकिन काजुहिको उनकी एक भी नहीं सुनता है क्योंकि उसको किसी पर भी भरोसा नहीं होता है और क्योसुके को वो ब्लेम करता है कि असली चालबाज तुम ही हो जिसने उस दिन हम सबको चुप रहने के लिए बोला था। शियोरी भी क्रूअल है, जब से स्कूल में आई है सिर्फ ये अपने मार्क्स के बारे में ही सोचती है। हयाटो भी एक डरपोक इंसान है, इसी ने फादर को धक्का दिया था। यूजुकी बीच में कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी ने फादर को धक्का दिया था, जिसपे काजुहिको कहता है कि यूजुकी तो सबसे सरप्राइजिंग पर्सन है। तुम पहले अपना क्यूट चेहरा दिखाती हो और बाद में अम्ब्रेला से अटैक भी कर देती हो। तुम सबसे अनप्रेडिक्टेबल हो जिसका किसी को भी नहीं पता कि कब क्या कर देगी और मैं रियूजी और अकारी की तरह मरना नहीं चाहता हूँ। क्योसुके कहता है कि ये टास्क हम में से किसी की जान नहीं लेगा, बस एक हाथ ही इंजर्ड होगा और लास्ट टास्क से इजी भी है। फिर सब लोग जल्दी जल्दी एक एक बॉक्स में अपना हाथ डाल देते हैं। काजुहिको खाली बॉक्स में हाथ डाल के बटन दबा देता है। क्योसुके पिराना वाले बॉक्स में बटन दबा देता है। शियोरी सेंटीपीड वाले बॉक्स में हाथ डाल देती है। यूजुकी लाइटर वाले बॉक्स में हाथ डाल देती है। 15 सेकंड्स बचे होते हैं, लेकिन हयाटो का हाथ बटन तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि बॉटम से निकले नुकीले ब्लेड उसके हाथ में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से दर्द के मारे वो बटन नहीं दबा पा रहा होता है। बाकी सभी लोगों के हाथ में दर्द बढ़ रहा होता है, लेकिन फाइनली हयाटो अपना हाथ नीचे पुश करके बटन को दबा ही देता है और फाइनली रैबिट उन्हें कांग्रेट्स करता है। लेकिन तभी काजुहिको जोर से चिल्लाता है क्योंकि उसके बॉक्स का होल ब्लेड से बंद हो जाता है और उसका हाथ बॉक्स में फंस जाता है। फिर मॉनिटर पर रैबिट आता है और वो कहता है,
लगता है कि तुमने पिछले राउंड से कुछ भी नहीं सीखा। जो मतलबी लोग सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, उनके लिए एक एक्स्ट्रा राउंड भी होता है। अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो फिर से बटन दबाओ, जिससे ब्लेड्स पूरी तरह बंद हो जाएगा और तुम्हारा हाथ कट जाएगा। फिर तुम फ्री हो जाओगे। तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड्स हैं। और उसके बाद ऊपर लगा हुआ बड़ा ब्लेड सीधे नीचे आ जाएगा। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब काजुहिको की हालत खराब हो जाती है। वो बटन दबाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि कोई भी इजली एक बटन से अपना हाथ नहीं कटवा सकता। हयाटो उसे समझाता है कि जिंदगी बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही हाथ कट जाएगा लेकिन जिंदगी तो बच जाएगी। लेकिन काजुहिको अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो देता है। उसे लगता है कि सब लोग उसकी हालत के लिए उसी को जिम्मेदार समझ रहे हैं। उसके अंदर अब जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। वो अपने आप को एक डरपोक डिक्लेयर कर देता है और वो कहता है कि वो मरना ही डिजर्व करता है। हयाटो से कन्फ्रंट करता है कि हम सभी लोगों ने बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, लेकिन किसी ने भी तुमको वर्थलेस नहीं समझा। कोई भी यहाँ मरना डिजर्व नहीं करता है। तो चलो हम लोग साथ में यहाँ से निकलते हैं। 8 सेकंड्स बचे होते हैं। काजुहिको कहता है कि वो बटन नहीं दबा पाएगा। हयाटो फिर से उसे समझाता है बाकी के बचे 3 राउंड्स एक साथ एक हाथ से भी निकाल सकते हो। लेकिन काजुहिको कहता है अगर ये क्विक डेथ है तो ठीक है। तभी 5th सेकंड पे उसे अचानक से रियलाइज होता है कि एक्चुअल रैबिट कॉस्ट्यूम में कौन है। और जैसे ही वो हयाटो को उसका नाम बताने वाला होता है, इतने में टाइम खत्म हो जाता है। हयाटो को वो पीछे ढकेल देता है और ब्लेड सीधे उसकी गर्दन पर गिर जाता है और उसकी तुरंत वहीं पे मौत हो जाती है। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और तभी रैबिट कहता है अब अगले राउंड के लिए आगे बढ़ो। और अब वॉल्यूम 1 यहीं पे खत्म होता है।